हेलो दोस्तों, मैं कन्हैया एक बार फिर से स्वागत करता हूं आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल इंग्लिश ज्ञान पे, जहां पे आपको स्कूल, कॉलेजेस एंड स्टडी से जुड़ी टिप्स एंड अपडेट्स मिलती रहती है। तो दोस्तों, आई होप आप सभी की जो प्रिपरेशन है वो बहुत ही शानदार तरीके से हो रही होगी। और आज की इस वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं 9th क्लास की जियोग्राफी की जो एनसीईआरटी बुक होती है उसका चैप्टर 2, चैप्टर 3 एंड चैप्टर 4 से जो भी इंपॉर्टेंट एंड एमसीक्यूज लाइक टाइप क्वेश्चंस बन सकते हैं वो डिस्कस करेंगे। तो आज के इस वीडियो में आपकी 9th क्लास की ज्योग्राफी के 3 चैप्टर कवर होंगे। इसी के साथ साथ फिर आने वाली वीडियोस में 9th क्लास की जब ज्योग्राफी की एनसीईआरटी कवर हो जाएगी, फिर हम 10th क्लास की ज्योग्राफी की एनसीईआरटी के कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस देखेंगे। और इसी तरह फिर जो भी एनसीईआरटीज होंगी मैं धीरे धीरे सारी कवर करवा दूंगा, जो भी इंपॉर्टेंट पॉइंट उनसे क्वेश्चंस बन सकते हैं। ठीक है, तो I hope this video will help you a lot in your preparation, and soon we are going to do a lot of things regarding this also. And now if you are new in this channel, so please must subscribe this channel and become a part of us, because you are going to get a lot of from us and you will definitely improve your preparation for DU B.Ed entrance exam. And even if you are preparing for any exam, any competitive exam, so these videos are going to help you a lot in that also. So now let's finally start this video. So the chapter is second, and now the first question we have here, प्लेट विवर्तनिक का सिद्धांत किसने दिया था। तो ये एक इम्पॉर्टेंट फैक्ट है जो कि 9th क्लास की ज्योग्राफी का ही है। और ये प्लेट विवर्तनिक का जो सिद्धांत है वो बेसिकली हमारी जो अर्थ है, अर्थ का जो डिस्ट्रीब्यूशन हुआ था, लाइक जब हमारे महाद्वीप बन रहे थे तो वहीं से ये निकला हुआ सिद्धांत है। तो ये सिद्धांत दिया था मॉर्गन ने, और इस सिद्धांत के अनुसार पृथ्वी की जो ऊपरी 7 बड़ी तथा कुछ छोटी प्लेटों से मिलकर बनी है। जो पृथ्वी है वो ऊपर 7 और नीचे कुछ छोटी प्लेटों से मिलकर बनी है। लाइक जो हमारी पृथ्वी है उसको हम कई प्लेटों में डिवाइड कर सकते हैं, तो वही इस सिद्धांत के अनुसार कहा गया था कि हमारी पृथ्वी 7 बड़ी और कुछ छोटी प्लेटों से मिलकर बनी हुई है। और ये सिद्धांत दिया था मॉर्गन ने। नेक्स्ट हमारा, हिमालय कैसा पर्वत है। ये एक बहुत अच्छा क्वेश्चन है और यह पूछा भी गया है DU B.Ed के एग्जाम में। ठीक है, तो हिमालय कैसा पर्वत है, तो हिमालय एक नवीन वलित पर्वत है। ठीक है, क्योंकि देखिए जो DU B.Ed का एंट्रेंस होता है वो बेसिकली एनसीईआरटी बेस्ड होता है। जो भी क्वेश्चंस होते हैं इसी टाइप के आते हैं और यहीं से पूछे जाते हैं। ठीक है, नेक्स्ट प्रश्न हमारा, पूर्वांचल पटकाई किन पहाड़ियों से मिलकर बनता है। तो पूर्वांचल पटकाई जो पहाड़ी है वो नागा पहाड़ी, मिजो, मणिपुर, इन सभी की पहाड़ियों से मिलकर बनता है पूर्वांचल पटकाई। ठीक है, अगर आपसे पूछ ले तो पूर्वांचल पटकाई किन पहाड़ियों से मिलकर बनता है, तो वहां पे ऑप्शन में देख लेना नागा, मिजो और मणिपुर। ठीक है, नेक्स्ट है आपका, पश्चिमी घाट की सबसे बड़ी चोटी कौन सी है। अनाईमुडी। और सेकंड है, पूर्वी घाट की सबसे बड़ी चोटी है महेंद्रगिरी। और ये क्वेश्चन था आपका जो लास्ट ईयर का जामिया B.Ed हुआ था उसमें दोनों ही क्वेश्चन पूछे गए थे। तो सोच लीजिए कि आपके लिए ये वीडियो कितनी ज्यादा इंपॉर्टेंट होने वाली है, क्योंकि यहाँ से क्वेश्चन DU B.Ed में भी पूछे गए हैं और जामिया B.Ed में भी पूछे गए हैं। एंड बेसिकली जो जियोग्राफी होती है बहुत ही इंपॉर्टेंट होते हैं और यहाँ से बहुत सारे क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो आज की इस वीडियो में आपकी बहुत ज्यादा हेल्प होने वाली है अपनी प्रिपरेशन में, और बहुत ही शानदार क्वेश्चंस हैं। तो आप इसे नोट डाउन करके भी रख लीजिएगा अगर आपको लगता है कि ये क्वेश्चंस कुछ इंपॉर्टेंट है एंड आपको राइट डाउन कर लेना चाहिए। नेक्स्ट आपका, हिमाचल में पाए जाने वाले प्रमुख दर्रे कौन कौन से हैं। तो हिमाचल में जो पाए जाने वाले दर्रे हैं उसमें काराकोरम दर्रा है, रोहतांग दर्रा है, बुरजिल दर्रा है, जोजिला दर्रा है, पीर पंजाल और सिपकिला दर्रा। ये जो दर्रे हैं वो आपके हिमाचल में पाए जाते हैं। ठीक है, नेक्स्ट आपका, भारत में हिमालय की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है। यहाँ पे देखिए भारत में पूछा गया है, ठीक है, नेपाल में नहीं, भारत में हिमालय की सबसे ऊंची चोटी है कंचनजंगा, जिसे हम K2 के नाम से भी जानते हैं। और अगर वर्ल्ड में पूछा जाए तो वो आपका नेपाल में माउंट एवरेस्ट है। ठीक है, भारत की बात करें तो कंचनजंगा, और ओवरऑल बात करें पूरे वर्ल्ड की तो उसमें फिर माउंट एवरेस्ट आ जाता है। नेक्स्ट है फिर आपका, हिमालय किस सागर के ऊपर बना है। तो ये हिस्ट्री है, भूगोल, कि जब हमारे पृथ्वी का विकास होता है, हिमालय का विकास होता है, तो उससे पहले जो हिमालय वाली जगह है वहां पे टेथिस सागर हुआ करता था। उस टेथिस सागर की जगह पे ही फिर ये हिमालय का निर्माण हुआ था। तो हिमालय किस सागर के ऊपर बना है, तो टेथिस सागर के ऊपर बना है। नेक्स्ट है फिर आपका, उत्तर के मैदान
उत्तर के विशाल मैदानों का निर्माण किन नदियों से हुआ है? तो उत्तर के जो विशाल मैदान है, जहाँ पे आपका यूपी आ जाता है, बिहार आ जाता है, मध्य प्रदेश वगैरह ये सब आ जाते हैं मैदानी इलाके, वो बेसिकली गंगा, ब्रह्मपुत्र और सिंधु इन नदियों के निर्माण के कारण हुआ है उनका निर्माण। ठीक है, उन विशाल मैदानों का निर्माण इन नदियों के कारण हुआ है। नेक्स्ट है आपका भारत की प्रमुख चोटियां कौन कौन सी है? तो सबसे पहले आपकी कंचनजंगा आ जाएगी, उसके बाद फिर नंगा पर्वत आ जाएगा और कोमेट। ठीक है, ये भारत की प्रमुख चोटियां हैं। बस आपको अब यहाँ पे कमेंट में मुझे ये बताना है कि कंचनजंगा किस राज्य में है, नंगा पर्वत किस राज्य में है और कोमेट किस राज्य में है। और इसी के साथ साथ फिर जो गंगा है वो कहाँ से निकलती है, ब्रह्मपुत्र है वो कहाँ से निकलती है और सिंधु नदी कहाँ से निकलती है। और आपको ये भी मुझे बताना कमेंट में, जो हमारी 5 नदियां हैं वो पाकिस्तान में किस एक जगह पे जाकर मिलती हैं, उस जगह का नाम बताना। ठीक है, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, आप ट्राई करना, ना पता हो तो गूगल भी कर सकते हो। नेक्स्ट है आपका फिर पूर्वी मैदान को 2 भागों में बांटा गया है। पहला है सिरसर और दूसरा है कोरामंडल तट। तो सिरसर जो कि उत्तरी भाग है हमारे पूर्वी मैदान का, और कोरामंडल तट जो कि दक्षिणी भाग है। ठीक है, पूर्वी मैदानों को 2 भागों में बांटा जा सकता है, सिरसर, कोरामंडल तट। नेक्स्ट आपका फिर भारत के द्वीप को 2 भागों में बांटा जा सकता है। तो भारत के द्वीपों को लक्षद्वीप समूह और अंडमान निकोबार द्वीप समूह में बांटा जा सकता है। और जो लक्षद्वीप समूह है उसमें लक्षद्वीप द्वीप प्रवाल से निर्मित है। तो ये एक फैक्ट है लक्षद्वीप के बारे में कि जो लक्षद्वीप है वो द्वीप प्रवालों से मिलकर बना हुआ है। ठीक है, ये आपका 2nd चैप्टर खत्म हो गया ज्योग्राफी का। अब है 3rd चैप्टर। तो 3rd चैप्टर के यहाँ पे ज्यादा पॉइंट्स नहीं है, बट जितने भी है वो मोस्ट इंपॉर्टेंट है। फर्स्ट प्रश्न है यहाँ से, जो अंतर्देशीय खारे पानी की झील कौन सी है? अंतर्देशीय, तो अंतर्देशीय सांबर झील है, और यही झील है जो कि सबसे बड़ी झील है। बेसिकली इससे पहले जो वीडियो थी उसमें मैंने कुछ पूछा भी था कि हमारे भारत की सबसे बड़ी खारे पानी की झील कौन सी है, तो उसमें बच्चे चिल्का झील का भी नाम लेते हैं जो कि उड़ीसा में है, और कुछ बच्चों ने बताया था सांबर झील। तो सांबर झील है जो कि हमारे देश की खारे पानी की सबसे बड़ी झील है। पहले चिल्का हुआ करती थी, बट उसके बाद अब राजस्थान की ये सांबर झील का नाम सबसे पहले आता है। नेक्स्ट आपका फिर धुआंधार प्रपात किस नदी के द्वारा बनाया जाता है? तो धुआंधार जो प्रपात होता है वो आपका नर्मदा नदी के द्वारा बनाया जाता है। ठीक है, अगला है बिहार का शोक किस नदी को कहा जाता है? तो बिहार का शोक कोसी नदी को कहा जाता है। ठीक है, इसके अलावा एक प्रश्न का जवाब आप मुझे कमेंट में देना कि जो हमारी गंगा नदी बहकर आती है उसके समानांतर जो यमुना नदी बहती है वो कहाँ पर जाकर गंगा के साथ मिल जाती है। ठीक है, इसका मुझे कमेंट सेक्शन में जवाब देना आप। अगला है हमारा चैप्टर 4। जैसा कि मैंने आपको बोला था कि इस वीडियो में हम 3 चैप्टर कवर करेंगे, तो ये हमारा लास्ट चैप्टर होगा जहाँ से क्वेश्चंस हम डिस्कस करेंगे। तो चौथा चैप्टर है जलवायु, और जलवायु का जो पहला प्रश्न है, विश्व में सबसे अधिक वर्षा कहाँ होती है? तो ये हमने पहले भी डिस्कस कर रखा था कि विश्व में सबसे ज्यादा वर्षा मानसीराम में होती है, मासिनराम। और ये कहाँ पे है वो मुझे आप कमेंट सेक्शन में जवाब देना। अगर आपने मेरी प्रीवियस वीडियो देखी होंगी तो आपको डेफिनेटली इसका आंसर पता होगा, बट यू हैवंट वॉच दैट, सो आई डोंट थिंक दैट यू कैन आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। Basically, this question is very basic, but I think you should are aware about this question. But now let's check your knowledge. Next आपका लू किन मैदानी इलाकों में चलती है? तो लू जो चलती है वो उत्तरी मैदानी इलाकों में चलती है। अगला है भारत में सबसे ठंडा स्थान कौन सा है? भारत में सबसे ठंडा स्थान तो वो है द्रास। ठीक है, ये आपका जो 6th क्लास की मैथ है उसमें भी एक क्वेश्चन है जो कि इसमें मेंशन किया हुआ है। ठीक है, इसमें बताया गया था कि जो द्रास है वो सबसे ठंडा स्थान होता है, उसके बाद फिर कोई सी जगह है जहाँ ठंड पड़ती है। तो बेसिकली भारत की सबसे ठंडी जगह है द्रास। अगला है फिर आपका काल बैसाखी का संबंध किस राज्य से है? तो काल बैसाखी का संबंध बंगाल से है, बट मोस्टली बच्चे गलती कर देते हैं, काल बैसाखी का संबंध वो पंजाब से लगा देते हैं क्योंकि बैसाखी वहीं पे मनाई जाती है, बट ये काल बैसाखी है तो काल बैसाखी का संबंध बेसिकली आपका बंगाल से होता है। ठीक है, नेक्स्ट है फिर आपका
आम्रवृष्टि का संबंध किस राज्य से है? आम्रवृष्टि, तो आम्रवृष्टि का संबंध है केरल से। बहुत ही अच्छा प्रश्न है एनसीईआरटी का, और इसी तरह से क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं। आई होप आप सभी को ये सारे क्वेश्चंस बहुत ज़्यादा हेल्प करेंगे आपकी आने वाली प्रिपरेशन में और आपके आने वाले एग्जाम में। ठीक है, नेक्स्ट है आपका वह राज्य जहां दिन और रात के तापमान में अधिक अंतर नहीं पाया जाता है, तो वो केरल है। नेक्स्ट है फिर आपका भारत में मानसून का आगमन कब होता है, तो जून के प्रारंभ से मानसून का आगमन हो जाता है। और मुझे आप इसका कमेंट सेक्शन में जवाब देना कि भारत में सबसे पहले मानसून कहाँ पे किस राज्य में दस्तक देता है। ठीक है, देखता हूँ कि आपने मेरी वीडियोस को कितना अच्छे से देखा है और कितना आपको ये वीडियोस हेल्प कर रही हैं। अगला प्रश्न हमारा, भारत में शीत ऋतु के दिनों में स्थल से समुद्र की ओर बहने वाली हवाओं को क्या कहते हैं, तो इन्हें कहते हैं उत्तरी पूर्वी व्यापारिक पवनें। ठीक है, अगला प्रश्न है आपका, कौन सा मानसून देश में वर्षा के लिए जिम्मेदार होता है? बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है कि कौन सा मानसून देश में वर्षा के लिए जिम्मेदार होता है, तो दक्षिण पश्चिमी मानसून जो होता है वो हमारे वर्षा के लिए जिम्मेदार होता है। अगला प्रश्न है आपका, जेट धाराएं क्या है, यह किस प्रकार भारत की जलवायु को प्रभावित करती है? तो बेसिकली ये थोड़ा थियोरेटिकल क्वेश्चन है बट यू शुड नो दिस। ऊपरी क्षोभमंडल के संकीर्ण क्षेत्र में तीव्र गति से बहने वाली हवाएं को जेट धाराएं कहते हैं, और जेट धाराएं जो होती है वो भारत की जलवायु पर प्रभाव डालती है। ठीक है, भारत की जलवायु को प्रभावित करती है, मानसून के आगमन में और मानसून के जाने में ये उसे प्रभावित करती है। अगला प्रश्न है फिर आपका, भारत की जलवायु मानसूनी जलवायु क्यों है? इसे मानसूनी क्यों कहते हैं? तो फर्स्ट जो रीजन है उसका, क्योंकि मानसूनी पवनों द्वारा यह नियंत्रित होती है। सेकंड, भारत का उष्ण कटिबंधीय क्षेत्र में आना इसका एक कारण है। और नेक्स्ट है आपका पृथ्वी की घूर्णन गति। इन कारणों से हम भारत की जलवायु को मानसूनी जलवायु कहते हैं, और इस तरह से क्वेश्चन भी पूछे जाते हैं जो कि फैक्ट पे रिलेटेड होते हैं पूरी तरह। और DU BEd में तो बेसिकली इसी तरह से क्वेश्चन पूछे जाते हैं। आप बेशक प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस पेपर उठा के देख लेना, जो क्वेश्चंस के पैटर्न होंगे वो कुछ कुछ इसी तरह से आपको दिखेंगे। तो यही थी आज की वीडियो। एक और क्वेश्चन है जो कि हम डिस्कस कर लेते हैं, फिर उसके बाद चैप्टर 5 से लेकर आगे के जो भी चैप्टर होंगे उनके हम नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करेंगे। तो जो लास्ट क्वेश्चन है हमारा, कोरियोलस बल किस प्रकार उत्पन्न होता है? तो कोरियोलस जो बल होता है हमारा वो पृथ्वी के घूर्णन के कारण उत्पन्न होता है, और इसे हम फेरल का नियम भी कहते हैं। ठीक है, मोस्ट इंपॉर्टेंट ये याद रखना कि कोरियोलस बल क्या होता है और किसके कारण उत्पन्न होता है, प्लस इसे फेरल का नियम भी हम कहते हैं। ठीक है, तो आज की वीडियो में इतना ही। आई होप आप सभी को ये वीडियो बहुत ज़्यादा अच्छी लगी होगी, और इसी तरह प्रिपरेशन की रिलेटेड वीडियोस पाने के लिए आप हमारे चैनल के साथ जरूर से जरूर जुड़े, एंड यू विल डेफिनेटली सी चेंजेस इन योर सेल्फ इन योर प्रिपरेशन। So now thank you so much for watching all this video and giving me this much support and love. Now keep watching my videos like this only, and I'm going to strive more for getting more videos like this only. So thank you so much once again, and let's meet in another video. Till the time, you can subscribe our channel for getting more videos related to your preparation and related to any update regarding DU BEd. So thank you so much once again. All the very best for your preparation.